ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के अंदर नेक्स्ट यूनिट, जो कि आपके 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की है। और इस यूनिट का जो नाम है वो है पोलर इक्वेशंस ऑफ कोनिक। इसके अंदर भी इस यूनिट के कई पार्ट्स हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पोलर यानी शांकव का ध्रुवीय समीकरण क्या होता है और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग जब 9th-10th क्लास में थे तो जो कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे हम लोगों ने वो थे कार्तीय निर्देशांक। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग बचपन से ही ग्राफिकल थ्योरी के अंदर ये पढ़ते हैं, जिसमें किसी भी पॉइंट को किससे शो किया जाता था, x, y से। इसको हम लोग कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, हिंदी में कहें तो कार्तीय निर्देशांक। और अब जो नया ट्रेंड आएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स यानी ध्रुवीय निर्देशांक। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखें, ये x, y है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, y है। यानी ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस कितनी है, y है। क्लियर। अब देखिए, अगर मैं इसी को पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जिस तरीके से किसी भी पॉइंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक में x, y के फॉर्म में शो करते हैं, उसी टाइप से ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसी भी पॉइंट को r, थीटा से शो करते हैं। अब इस r, थीटा का क्या मीनिंग है, जैसे x, y का मीनिंग है ये x, ये y, उसी तरीके से r, थीटा का मीनिंग है कि r तो होता है इस पॉइंट की ओरिजिन यानी मूल बिंदु से डिस्टेंस, तो ये है r, और थीटा होता है इसकी इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन हमेशा इसको शो करता है, इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा के अंदर बनाया हुआ एंगल। क्लियर। तो ये r है, ये क्या हुआ, थीटा। अब देखो, फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने 11th-12th क्लास में ऐसा सीखा होगा रिजॉल्व पार्ट, कि अगर ये r हो, ये थीटा हो, तो ये क्या होता है, r cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, r sin थीटा। यानी ये r, ये थीटा, तो जिस तरफ रिजॉल्व करते हो बेस की तरफ, तो वो तो हो जाता है r cos थीटा, और थीटा के जस्ट अपोजिट साइन का जो रिजॉल्व पार्ट होता है, वियोजित भाग जो होता है, वो होता है r sin थीटा। बलों का वियोजन आप लोगों ने सीखा होगा। तो अब मेरे को ये बताओ, ये r है, ये थीटा है, तो अगर मैं यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉप कर दूँ यानी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ, तो ये r है, ये थीटा है, तो कितना हो जाएगा, r cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r sin थीटा। अब इसको डायग्राम को इस डायग्राम से रिलेट करो, रिलेट करोगे तो आप पाओगे कि अगर इसी पॉइंट को मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y कहूँ, तो ये हमारा x है और ये हमारा y है। इट मीन्स हमें अगर कार्तीय निर्देशांकों को पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेट करना है, तो इसका मीनिंग है कि x की वैल्यू कितनी हुई, r cos थीटा, y की वैल्यू कितनी हुई, r sin थीटा। अगर मैं r निकालने का इच्छुक हूँ तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो जैसे ही दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो r स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर मैं इसमें इसका डिवाइड दे दूँ, यानी r sin थीटा में r cos थीटा का डिवाइड दे दूँ, तो r से r तो कट जाएगा, sin बाई cos कितना होगा, tan थीटा, और इधर होगा y बाई x, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई, tan इनवर्स y बाई x। एक तो ये रिजल्ट, और एक यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये काम है हमारा पोलर को कार्टेशियन से रिलेट करना। तो होपफुली आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं और पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, और ये उनके कोऑर्डिनेट्स के बीच का रिलेशन। यानी अगर कार्तीय निर्देशांक में x है तो उसी की वैल्यू r cos थीटा है, और y की वैल्यू r sin थीटा होती है। यहाँ ये बात जानने की भली बात ही आप लोगों को ज़रूरत है कि r, थीटा का मीनिंग है, r मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस, थीटा मतलब यानी इसका सेकेंड पॉइंट होता है इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये हम लोगों ने पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, यानी जो टॉपिक का नाम है वो शांकव का ध्रुवीय समीकरण। अब इस वाले टॉपिक के अंदर शांकव यानी कॉनिक
अब इस कोनिक को कोण से नाम मत लेना। इस कोनिक की डेफिनेशन इसलिए कोण से पढ़ी है क्योंकि कोण से ही ये जो भी सारी चीज़ें बताऊंगा वो बनती है। यहाँ पर हम लोगों में कॉनिक नाम में क्या क्या नाम इन्वॉल्व है? कॉनिक नाम में पैराबोला नाम इन्वॉल्व है। पैराबोला मतलब परवलय। इलिप्स इन्वॉल्व है क्योंकि ये सारे कोण से बनते हैं। आपने 11th क्लास में अगर अच्छे से पढ़ा होगा पूरी थ्योरी, तो कोण को ही अलग अलग डायरेक्शन में कट करने पर इलिप्स मिलता है, पैराबोला मिलता है और हाइपरबोला मिलता है। हाइपरबोला मतलब अति परवलय, इलिप्स मतलब दीर्घवृत्त। ठीक है, तो इस कोनिक नाम में ये 3 है। अभी तो इसके हम लोग बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलिप्स की इक्वेशन, परवलय की इक्वेशन क्या है, तो कार्टेशियन में तो आपको मालूम है परवलय की इक्वेशन क्या है, बताओ। y² = 4ax। मैं कहता हूँ दीर्घवृत्त की समीकरण क्या है, दीर्घवृत्त की इलिप्स की इक्वेशन क्या है, तो आप लोगों का आंसर होगा x² / a² + y² / b² = 1। मैं पूछूं आपसे हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है, तो आपका आंसर होगा x² / a² - y² / b² = 1। बट ये सारी की सारी तीनों इक्वेशंस जो आपने पढ़ी है वो xy मतलब कार्टेशियन के अंदर पढ़ी है, और हमें यहाँ पर अब इस यूनिट के अंदर पोलर फॉर्म में पढ़नी है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्ट होगा इन्हीं इक्वेशंस को, इन तीनों का नहीं, इसमें तो एक सिंगल ही इक्वेशन बनती है और डिपेंड करता है ई इसेंट्रिसिटी पर। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ई की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है। ई मतलब उत्केंद्रता, ई की वैल्यू <1 <1 = 1, इन पर डिपेंड करता है कि ये पैराबोला होगा, इलिप्स होगा या हाइपरबोला होगा। ये लेटर ऑन मैं आपको डिस्कस करूँगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। ये अभी जो मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ वो सिर्फ एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला है। आपने कार्तीय निर्देशांक के अंदर 2 बिंदुओं के बीच दूरी फाइंड करने की फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कहूँ, पहला पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है, तो दोनों के बीच डिस्टेंस यानी दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता था? √(x1 - x2) का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। बट इसी तरीके से अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपको कोई 2 पॉइंट दे दिए जाए r1, θ1, r2, θ2, तो उन दोनों के बीच डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा ये q है। PQ = क्या होगा? √(r1² + r2² - 2r1 r2 cos θ2 - θ1। फॉर्मूला है, इन पर कोई बेस क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं दे रखे हैं। हाँ, बुक वाली भी बात, अगर आप बुक JPH को रेफ़र कर रहे हैं तो JPH के अंदर जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, वो आपके इस यूनिट के अंदर इंक्लूड है, और जो चैप्टर नंबर 4 है वो यूनिट नंबर 5 है। जस्ट उल्टा है, रिवर्स वाइस वर्सा, अगर जयपुर पब्लिकेशन हाउस की बुक आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो। बाकी कोई सा भी बुक रेफ़र करें, नो इश्यू, क्वेश्चंस और आंसर्स दोनों ही हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखना है फॉर द पर्पज ऑफ द 2 मार्क्स। नेक्स्ट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी अगर 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखे हो तो आप लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में खूब पढ़ रखा है। बट अगर इसी ट्रायंगल को पोलर फॉर्मेट में दे दिया जाए, मतलब r1, θ1, r2, θ2 एंड r3, θ3, ये 3 पॉइंट्स हो, यानी x y ना होके r थीटा के अंदर पॉइंट्स हो, तो उस केस में ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ ऑफ r1 r2 sin θ2 - θ1, r2 r3 sin θ3 - θ2, r3 r1 sin θ1 - θ3। यहाँ जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है, ये ध्यान रखिएगा। 1 2 है तो 2 - 1, 2 3 है तो 3 - 2, एंड 3 1 है तो 1 - 3। ईजिली याद हो जाएगा, 2 मार्क्स के हैं, इनमें समझने जैसे कुछ चीज़ें नहीं हैं। 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, 2 पॉइंट्स। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत मेमोराइज हो तो अगर 2 पॉइंट फॉर्म कि x1, y1 और x2, y2 से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अगर मैं इसको B इसको A कहूँ, तो आप लोगों को याद है y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। बट ये बात थी किसकी? कार्टेशियन की।
कार्तीय निर्देशांक की, बट यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं ध्रुवीय निर्देशांक की। यानी अगर ध्रुवीय निर्देशांक पोलर कोऑर्डिनेट्स में 2 पॉइंट्स है r1, θ1, r2, θ2, तो इन दोनों पॉइंट्स से पास आउट होने वाली इक्वेशन का पोलर फॉर्म है sin θ2 - θ1 अपॉन r। ठीक है, ये जनरली r होता है। जैसे लाइन की इक्वेशन में आप लोग पढ़ते हो 2x + 3y = 5, ये लाइन की इक्वेशन है, रेखा का समीकरण। इसमें x y आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये कार्तीय निर्देशांक में, बट जब r θ आएगा, r और θ, तो उस केस में ये होगा ध्रुवीय निर्देशांक में रेखा का समीकरण। तो इक्वेशन है sin θ2 - θ1 अपॉन r, sin θ - θ1 अपॉन r2 प्लस sin θ2 - θ अपॉन r1। ये जो मैंने 3 क्वेश्चंस बताए, ठीक है। और इसी टाइप का वृत्त का ध्रुवीय निर्देशांकों में सामान्य समीकरण। अगर कोई सर्कल दे दिया जाए कि इस सर्कल की इक्वेशन निकालो, देखो सर्कल में आप लोगों ने कार्तीय निर्देशांक से मैं कांटेक्ट करता हूँ। कार्तीय निर्देशांक में आपने क्या पढ़ा? अगर किसी का सेंटर h, k हो, ठीक है, h, k हो और रेडियस उसकी r हो, रेडियस उसकी r हो, सेंटर उसका h, k हो, तो इस वृत्त का समीकरण सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? x - h² + y - k² = r²। बट यहाँ पर हम लोग तो पोलर फॉर्म में पढ़ेंगे, तो पोलर फॉर्म में क्या क्या दिया हुआ होगा? पोलर फॉर्म में भी वृत्त का केंद्र दे रखा होगा, यानी c क्या है? r, α। केंद्र के निर्देशांक क्या है? r, α हो। तो उस केस के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? स्मॉल r² - 2r कैपिटल स्मॉल r cos θ - α प्लस कैपिटल r² - a², जहाँ स्मॉल r इस सर्कल की क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी तक क्या किए? 2 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़े। क्या? यानी इस वाले यूनिट में से अगर आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 पॉइंट्स से पास आउट होने वाली लाइन की इक्वेशन लिखो, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखो, या सर्कल वृत्त का समीकरण लिखो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। कोनिक से पहले बात आती है रेखा की, सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण। ये टॉपिक जो बनता है वो मिड सेक्शन का बनता है, बीच वाले सेक्शन में। आपको हमेशा ये दे रखी होगी लैंग्वेज, और आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है, ये थ्योरम्स के प्रूफ है, यूँ समझ लीजिए। अब मेरी एक बात सुनिएगा, जब भी मैं जिसकी भी इक्वेशन निकालूंगा हमेशा पॉइंट उसी पर कंसीडर करूंगा। जैसे ये कोई जनरली एक लाइन है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसका समीकरण निकालना है, तो जो मैं जनरल पॉइंट कंसीडर करूंगा वो इसी रेखा पर कंसीडर करूंगा। ऐसे के ऐसे आपको आएगा कि इस कोनिक की इक्वेशन निकालनी है, तो इस कोनिक पर ही कोई पॉइंट लिया जाएगा। तो हमेशा पॉइंट कहाँ लेते हैं? जनरल पॉइंट, जिसकी इक्वेशन निकालनी हो उस पर। अब मेरा पहला टॉपिक पढ़िए, सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात करना है आपको। ये तो टॉपिक का नाम है, आपको ये लैंग्वेज दे रखी होगी। उस सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई स्मॉल p है। यहाँ ध्रुव का मतलब है ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। वह लंब तथा प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण अल्फा दिया गया है। इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो भी किस में? पोलर फॉर्म में। पोलर इक्वेशन मतलब r थीटा में। ऑन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल इज p। पोल का मीनिंग है ओरिजिन से। एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन्स मेक्स एन एंगल विद द इनिशियल लाइन। तो सबसे पहले मैं इसकी एक ज्योमेट्री बनाता हूं और उसको ध्यान से देखें। ये मेरी इनिशियल लाइन है। हिंदी वाले थोड़े इंग्लिश का भी ध्यान देंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में कन्वर्ट होना है, ये ऑब्जेक्ट ध्यान रखेंगे। इनिशियल लाइन मतलब प्रारंभिक रेखा। ठीक, अब आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये कोई लाइन है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने पहला पॉइंट, जिस किसी की इक्वेशन फाइंड करनी हो उस पर ही हमेशा एक पॉइंट लो। जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया P, r, थीटा। चूँकि मैंने लाइन इस पॉइंट पर लिया है, इसका मतलब r थीटा में जो भी लास्ट इक्वेशन आएगी
वो इसी रेखा की होगी, इसी लाइन की होगी। ओके, अब देखो अगर ये P पॉइंट R कॉमा थीटा है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है R, और थीटा का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया हुआ एंगल, यानी ये थीटा, ये थीटा। थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करें, बात आती है क्या करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक, जैसा कि इक्वेशन में दे रखा है, लाइन लैंग्वेज को पढ़िएगा। ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई p है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल इज p। तो मैं क्या करता हूं, पोल से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये 90 डिग्री है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है, p है। ठीक, अब अगर इस पॉइंट को हम लोग अल्फा कंसीडर करें, अल्फा कंसीडर क्या करना, दिया हुआ है प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण, कहाँ, लंब और प्रारंभिक रेखा के बीच का कोण कितना है, अल्फा। परपेंडिकुलर लाइंस मेक्स एन एंगल अल्फा विद द इनिशियल लाइन। दिस परपेंडिकुलर लाइंस मेक्स एन एंगल, यहाँ इसमें इंग्लिश में इन्वर्ट कर दीजिएगा, अल्फा विद द इनिशियल लाइन। तो देखो ये परपेंडिकुलर इनिशियल लाइन से कितना एंगल बनाता है, अल्फा। अब मेरे को ये बताओ, ये पूरा एंगल थीटा है, ये अल्फा है, इट मीन्स ये जो बीच का एंगल है ये कितना होगा, थीटा माइनस अल्फा होगा या नहीं होगा, जवाब हाँ, ओके। अब सिर्फ आप लोग इस O को, इस A को और इस P को देखना, ये क्या है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल भी कौन सा, 90 डिग्री। और राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगते हैं, त्रिकोणमितीय फलन। मेरे को ये बताओ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने जो भी चीज़ होती है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस, कर्ण। और जो एंगल दिया हुआ होता है, जो कोई भी एंगल है, उस एंगल के जस्ट अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब। और जो तीसरी बची पीछे वाली पार्ट है वो होता है आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ, एंगल तो ये दिया हुआ है थीटा माइनस अल्फा, यानी इसके सामने वाला ये जो AP है ये हमारे लिए क्या हुआ, ये लिखने नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो देखना, जो भी मैं अभी कौन से वाले से लिखूँ, ब्लैक कलर से लिख देता हूँ, ये हमारे लिए क्या होगा, या फिर समझाने के लिए मैं इस डायग्राम को नहीं ख़राब कर रहा, इधर ही साइड में एक डायग्राम बना देता हूँ। ये A, ये 90 डिग्री, ये P और ये O। एंगल कौन सा दिया हुआ है, ये थीटा माइनस अल्फा, यानी इसके सामने, एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट सामने हाइपोटेनियस, जिसको कहते हैं हिंदी में कर्ण। और तीसरा बचा ये OA, ये हमारा हो जाएगा आधार, जिसको हम लोग कहेंगे बेस। अब आइडिया लगाओ, हमारे पास वैल्यू किस किस की है, ये हाइपोटेनियस पता है R है, और आधार पता है कितना है, P। R पता है, P पता है, स्मॉल r और स्मॉल p, मतलब कर्ण पता है और आधार पता है, हाइपोटेनियस और बेस। तो कर्ण और आधार, हाइपोटेनियस और बेस में रिलेशन कौन बताता है, हिंदी वाले आपको पता होगा, LALKKA। तो आधार और कर्ण, लाल कक्का, आधार और कर्ण, PBP HHB, PBP HHB, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो बताओ आधार कर्ण में कौन रिलेशन बताता है, कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनियस में कौन रिलेशन बताता है, कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी यहाँ एंगल कौन है बताओगे, यहाँ एंगल थीटा नहीं लिख रखा है, एंगल यहाँ कौन है इस ट्राइंगल में, थीटा माइनस अल्फा। तो इन ट्राइंगल कौन सा, OAP, कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू, इसका आधार बेस कौन है, OA,
अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, ओपी। तो इस ट्राइंगल के अंदर कॉस का फॉर्मूला लगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू, ओ ए की वैल्यू कितनी है, पी, ओ पी की वैल्यू कितनी है, आर। अगर इस आर को इधर भेजूँ तो पी की वैल्यू कितनी आई, आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। ये अपना आंसर है, यानी ये लाइन की इक्वेशन आ गई। किस किस में, आर और थीटा में तो आनी थी, जैसे कार्टेशियन में एक्स वाई आता है वैसे ही पोलर में आर थीटा आ रहा है, पी और अल्फा दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये इक्वेशन हो गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो अगर 5 मार्क्स में छोटा सा सवाल आता है या छोटे सेगमेंट किसी में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका प्रूफ ये लिख सकते हैं। अब इस प्रूफ को लिखने के टाइम एग्ज़ाम की क्या इंपॉर्टेंट बात है, ये डायग्राम बना के आपको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी होगी। जैसे लेट ओ इज ऑरिजिन, माना कि ओ ध्रुव है, ओ एक्स इज़ द इनिशियल लाइन, ओ एक्स क्या है, प्रारंभिक रेखा है। ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप भी चाहें तो अभी लिखें पर अभी ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ों को आप एग्ज़ाम टाइम में डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। नाउ लाइन पर हमने कोई भी रैंडमली पॉइंट लिया पी आर कॉमा थीटा पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, ठीक है। वी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ओ ए फ्रॉम पॉइंट ओ टू द लाइन, यानी बिंदु ओ से इस रेखा पर हमने एक लंब डाला है जिसकी लंबाई कितनी है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज पी एंड द एंगल फ्रॉम द इनिशियल लाइन इज अल्फा, जिसका प्रारंभिक रेखा के साथ बनाया गया कोण क्या है, अल्फा। तो इन लैंग्वेज को आप लिख सकते हैं ईजिली अपनी ओवन लैंग्वेज में, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, बस इस लैंग्वेज को इंसर्ट करते हुए इस छोटे से पार्ट को आपको लिख देना है। देखो क्या किया मैंने, लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, लाइन पर पॉइंट लिया, जो दो पार्ट्स पी और अल्फा दे रखे थे वो बनाया, और इस ट्राइंगल के अंदर 10वीं क्लास का कंसेप्ट लगा दिया, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले को। तो जैसे ही कॉस का फॉर्मूला लगाया हमारे पास हमारा आंसर आ गया, इतना सा, और इसके अंदर कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। तो फर्स्ट आपने देखा एक सरल रेखा का समीकरण, हो सकता है इसको प्रूफ में पूछे, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है प्रूफ, और 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है, और हो सकता है आपको डायरेक्टली पूछ दे, राइट द इक्वेशन। अगर आपको ये ज्ञात करने को नहीं लिखे, प्रूफ करने को ना लिखें, फाइंड करने को ना लिखें, डायरेक्टली पूछे कि एक ऐसे रेखा का समीकरण लिख दो, तो आप डायरेक्टली भी इसको याद रख के लिख सकते हैं, P इक्वल टू आर कॉस थीटा माइनस अल्फा। तो ये सेशन का होता है पहला टॉपिक। नाउ कोनिक शांकव की समीकरण। कोनिक क्या होता है, जिसको हिंदी में शांकव कहते हैं। शांकव वर्ड शंकु से बना है, और शंकु में भी डबल कोण को जब आप 11th या 12th की एक बुक खोल के देखना जहाँ पर आपने 2D ज्योमेट्री द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी है, उसमें आप देखेंगे कि एक डबल कोण बनाया हुआ है डमरू जैसा। उस कोण को अलग अलग एंगल से कट करके बताया हुआ है कि कैसे दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला ये बनते हैं। तो एक कोण से ही ये सारी चीज़ें बनती है, और इस कोनिक की इक्वेशन यानी सबसे पहले डेफिनेशन क्या है वो पढ़िएगा। किसी बिंदु का बिंदुपथ जो इस प्रकार गमन करे कि एक निश्चित बिंदु व निश्चित सरल रेखा से दूरियों का अनुपात सदैव अचर हो, क्या कहलाता है, शांकव। इंग्लिश में एक बार रिपीट कर देता हूँ, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन सच अ वे that its distance from a fixed point always bears a constant ratio to its distance from a fixed straight line is known as conic। एक चीज़ कही है कि एक निश्चित बिंदु और निश्चित सरल रेखा, एक पॉइंट और एक लाइन, उनसे कांस्टेंट रेशियो रहेगा हर एक पॉइंट का। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ आपको ले चलता हूँ इस वाले फिगर पर। देखो आपने पैराबोला का, परवलय का ये पढ़ा होगा, पढ़ा है पैराबोला वाई स्क्वायर। इसकी इक्वेशन आप लोगों ने क्या पढ़ी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये एक टाइप का कोनिक ही है, कोनिक में भी कौन सा, पैराबोला स्पेशल। आपने यहाँ देखा होगा कि ये यहाँ इसके ओरिजिन से पास आउट होता है, इसके पीछे ये एक लाइन होती है, 12th क्लास में ले जा रहा हूँ। इस लाइन को क्या कहते हो, नियता। हिंदी वालों को पता है, वो कहते होंगे नियता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स।
ये नियता होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है। तो ये डेफिनेशन आपको गलती है कि उस टाइम 11th-12th में पढ़ा है नहीं, बट अगर पढ़ी हो आपने तो ये कहता है कि ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, ये जो येलो येलो कर रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स है, यानी इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो पैराबोला मिलेगा। और इन पॉइंट्स की खास बात क्या है? इन पॉइंट्स की खास बात ये है कि इन पॉइंट्स का एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस यानी PS और फिक्स लाइन से डिस्टेंस यानी PM, इन दोनों का रेशियो यानी अनुपात हमेशा अचर होगा और उस अनुपात को कहेंगे हम लोग E इसेंट्रिसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्केंद्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ये कोनिक की डेफिनेशन है। PS/PM इस पॉइंट की, P पॉइंट की फिक्स पॉइंट यानी S से डिस्टेंस और फिक्स लाइन यानी M से डिस्टेंस, PS/PM हमेशा फिक्स रहेगा, वो E होगा। इस फिक्स्ड कांस्टेंट रेशियो को हम लोग कहेंगे उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है ना, इसका नाम होता है फोकस, जिसको हिंदी में कहते हैं नाभि। पढ़े होंगे सारे आपने। पैराबोला के केस में इसका पॉइंट होता है A,0। ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे? नाभि। फिक्स लाइन को क्या कहेंगे? नियता। डायरेक्ट्रिक्स लिख रखा है ऊपर, हटा देता हूँ। जो फिक्स लाइन होती है उसको नियता डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो देखो यहाँ आगे लिख भी रखा है, दिस कांस्टेंट रेशियो डिनोटेड बाई E इज नॉन एज इसेंट्रिसिटी। अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं और इस E पर ही डिपेंड करता है कि ये आने वाला कॉनिक पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा या इलिप्स होगा। अगर E की वैल्यू लेस देन 1 है तो इलिप्स, ग्रेटर देन 1 है तो हाइपरबोला। याद रखना इस ग्रेटर देन और लेस देन से, लेस देन पे इलिप्स, ग्रेटर देन पे हाइपरबोला। हाइपर मतलब ग्रेटर देन 1। अति परवलय, अति मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा, ग्रेटर देन 1। लेस हो तो इलिप्स और इक्वल टू 1 हो तो जो हमने बनाया वही है पैराबोला। यानी अगर ये अनुपात 1 हो तो वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, लेस देन 1 हो तो इलिप्स को, ग्रेटर देन 1 हो तो हाइपरबोला को। इस फिक्स पॉइंट यानी इस डेफिनेशन में जो फिक्स पॉइंट दे रखा है उसको नाभि कहते हैं। और इस डेफिनेशन में जिस स्ट्रेट लाइन की बात हुई है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। ये 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछी जाती है और आगे प्रूफ करने के लिए भी इसी डेफिनेशन का यूज लिया जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं शांकव का ध्रुवीय समीकरण। तो टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये? क्योंकि यही तो चैप्टर का लॉजिक है, चैप्टर का नाम ही यही है, शांकव का ध्रुवीय समीकरण, पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक। और हम लोग इसको फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक, शांकव का ध्रुवीय समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि ध्रुव शांकव की क्या है? नाभि पर स्थित है। जो ध्रुव है वो शांकव की नाभि पर स्थित है। वी हैव टू फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, द फोकस बीइंग द पोल। तो हम लोग शांकव का ध्रुवीय समीकरण निकाल रहे हैं। इस शांकव के अंदर E होगा और ये E ही डिफाइन करेगा कि वो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला क्या होगा। तो यहाँ जो चैप्टर पढ़ेंगे ना हम, इसमें ऐसे अलग अलग नहीं है कि इलिप्स की इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला की क्या है और पैराबोला की क्या है। परवलय, अति परवलय और जो दीर्घवृत्त है इनकी अलग अलग नहीं है, जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में कार्टेशियन में पढ़ा है। इसमें क्या है? इक्वेशन में E आएगा। E इक्वेशन के अंदर ही क्या इन्वॉल्व होगा? E। और ये E की वैल्यू ही आपको निकाल कर बता देती है कि वो क्या क्या है। तो हमें 3 अलग अलग नहीं पढ़ के सिर्फ एक इक्वेशन निकालनी है, जिसको कंबाइंड फॉर्म में, इन तीनों नाम को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं? कॉनिक। तो हम लोग कॉनिक की इक्वेशन, शांकव की इक्वेशन निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और उसको देखिएगा। ये हमारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x एक्सिस। अब मैं इधर एक पैराबोला बना देता हूँ। ये मेरा पैराबोला नहीं है, कॉनिक ही है। इसको क्या नाम देंगे हम लोग? कॉनिक। ठीक, अब बताओ, यहाँ एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? S। अब मैंने अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले ये बताया था, जिस किसी की इक्वेशन फाइंड करनी है हमेशा उस पर एक पॉइंट लेंगे। यहाँ मेरे को इस कॉनिक की इक्वेशन निकालनी है ना,
तो इस कॉनिक पर एक पॉइंट लूँगा। तो ये पॉइंट लेता हूँ मैं P, और इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट का नाम है r, थीटा। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, P r, थीटा। यानी r, थीटा में जो भी लास्ट इक्वेशन आएगी वो इसी कॉनिक की होगी। ये वेरिएबल पॉइंट है, हम तो कोई सा भी ले लेते हैं। तो कोई एक पॉइंट ये मान लिया, इसी को मैंने r, थीटा मान लिया। अब P पॉइंट लेने के बाद मेरे को बताओ ये किस पर है, कॉनिक पर है। कॉनिक पर है, इसका मतलब कॉनिक की डेफिनेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, सांख्यिकी की परिभाषा को। तो लेट P बी एनी पॉइंट, P कौन सा, r, थीटा ऑन कॉनिक, माना कि P r, थीटा शंकों पर स्थित कोई बिंदु है। Therefore, according to definition of conic, शंकों की परिभाषा अनुसार शंकों की परिभाषा क्या कहती है, अभी अभी देखो मैं वापस खोल के बताता हूं ताकि आपको डेफिनेशन भी याद होगी। शंकों की परिभाषा ये कहती है जो भी सारे पॉइंट्स है वो इस प्रकार है कि उसकी एक फिक्स पॉइंट निश्चित बिंदु से और एक फिक्स लाइन निश्चित रेखा से जो अनुपात है, रेशियो है, वो कांस्टेंट है। तो यहाँ देखो ये पॉइंट है, तो इसका फिक्स पॉइंट से यानी PS और फिक्स लाइन से यानी PM, ये रेशियो। तो P पॉइंट कोनिक पर है, इसका मतलब क्या हुआ, PS और PM से रेशियो कांस्टेंट रहेगा। और उस रेशियो को क्या नाम देते हैं हम लोग, E, यानी इस पैराबोला की इसेंट्रिसिटी कंसीडर कर लेता हूँ E। अभी इसको इक्वेशन 1 नहीं देते, PS इक्वल्स टू क्या आ गया, EPM। इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, वेयर E इज इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता ऑफ कोनिक, जहाँ E शंकों की उत्केंद्रता है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप PS की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, ये r, थीटा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वैल्यू r है और ये छोटा सा एंगल जो है वो थीटा है। ये r है और ये थीटा है। अब जैसे ये मेरे को मालूम चला कि ये r और ये थीटा है और PS की वैल्यू r, तो PS तो मेरे को मालूम चल गया r है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, EPM निकालना। तो E तो E है ही, PM, ये PM कैसे निकलेगा। तो सारा जो मैं गेम कर रहा हूँ वो PM के लिए कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपनी पीछे की टेक्निक पर, आपको डेफिनेशन पर ले चलते हैं। ये मैंने डेफिनेशन बताई, इसी के अंदर आप मेरे को ये बताएं, फोकस से पास आउट होती हुई लाइन ये क्या होती है, जिसको हम लोग L कहें तो परपेंडिकुलर लाइन। आप लोगों को याद है, आपने पढ़ा होगा एक वर्ड नाभिलंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या पढ़ी आपने, अगर पैराबोला हो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी परवलय की नाभिलंब की लंबाई आप लोग 4a पढ़ते हो, और एलिप्स और हाइपरबोला दीर्घवृत्त और अति परवलय की जो नाभिलंब की लंबाई आप लोग पढ़ते हो वो होती है 2b²/a। बट इन जनरल यहाँ पर L से L' की लेंथ होती है 2L। ये नाभिलंब की लंबाई कितनी होती है, 2L। 2L का मीनिंग L ये और L ही नीचे वाला। तो अब मेरे को बताओ, ये मैंने डायग्राम बनाया था। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, PM की वैल्यू निकालने के लिए अपनी तरफ से यहाँ ये एक लेटस रेक्टम कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ,
L, और ये जस्ट नीचे क्या हुआ L डैश। तो S से लेके L तक की लेंथ L है, इसका मतलब ये होगा आपके L पॉइंट। ठीक है, अब L से यहाँ तक की लेंथ, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ R। ये SL तो था ही, L से मैंने इधर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी R। ये क्यों किया आप कहोगे? L पॉइंट मेरे को ये बताओ है कहाँ? L पॉइंट किस पर प्रेजेंट है? L पॉइंट कोनिक पर प्रेजेंट है। कोनिक पर प्रेजेंट है, इसका मतलब जिस तरीके से P पॉइंट कोनिक पर था तो हम लोगों ने क्या लिखा? PS बाई PM इक्वल टू E। तो L पॉइंट भी तो कोनिक पर है, यानी क्या लिखेंगे? LS अपॉन LR इक्वल टू भी क्या होगा? E होगा, क्योंकि जो भी कोनिक पर पॉइंट है वो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंस कैपिटल L ऑल्सो लाइज ऑन कॉनिक, चूँकि कैपिटल L बिंदु शांकों पर स्थित है, देयरफॉर जैसे P पॉइंट यहाँ था तो ये लिखा, वैसे ही L पॉइंट कॉनिक पर है तो कॉनिक की डेफिनेशन से लिखेंगे हम लोग LS बाई LM इक्वल टू E। LS बाई LM इक्वल टू E। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं एडिटिंग करने वाला हूँ वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ, इस परपेंडिकुलर का नाम है N, इस पॉइंट को क्या नाम दे रहा हूँ मैं? N, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ मैं Z। अब ये बताओ, छोटा सा ट्राइंगल है PSN, मैंने अभी अभी बताया था कि अगर ये R हो, ये थीटा हो, तो ये कितना होता है? R cos थीटा होता है। इसको मैं हटा दूँ वापस, ये R है, ये थीटा है, तो SN यहाँ से लेके यहाँ तक SN की वैल्यू कितनी होगी? R cos थीटा। SN कितना होगा? R cos थीटा होगा कि नहीं होगा इस ट्राइंगल के अंदर? ठीक है, अब इसको मैंने Z नाम दिया था, ये LR है। LR किसके इक्वल है बताओ? ये आयत है रेक्टेंगल, LR SZ के इक्वल है, क्योंकि मेरे को PM तक आना है। PM देखो किसके इक्वल है? PM की वैल्यू निकालने के लिए PM NZ के इक्वल है। NZ की वैल्यू कहाँ से आएगी? इस SZ में से SN को माइनस करने से आएगी, और NZ की वैल्यू आ गई SZ में से इसको, यानी ये तो पता है R cos थीटा है। अब ये पूरा कहाँ से निकालेंगे? ये LR से कनेक्ट होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या मैं LR की जगह SZ लिख सकता हूँ? LR LS अपॉन LR लिखना था मेरे को, या मैंने M लिख दिया। ये पॉइंट क्या है? R है। LS बाय LR। LS की वैल्यू कितनी है? ELR। LS इक्वल्स टू E। LR बताओ किसके इक्वल है? SZ के। LR इज इक्वल टू SZ, क्योंकि आयत है। अब SZ में भी तोड़ो, SZ टोटल किसके इक्वल है? SN। SZ जो है वो है SN प्लस NZ, SN प्लस NZ। ठीक, अब LS की तो वैल्यू मेरे पास है LS, L से लेके S तक कितना है? L। वेरी स्मॉल l क्या है? अर्ध नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। टोटल की होती है 2L, आधे की है L, इज इक्वल टू E। SN की वैल्यू भी हमारे पास है SN। SN कितना है? R cos थीटा प्लस NZ नहीं पता, ये NZ इतना सा किसके इक्वल है? PM। ये आया था ना छोटा सा, देखो PM NZ, तो NZ किसके इक्वल है? PM। सब वैल्यू निकाल के रख दी मैंने, इसमें PM की वैल्यू नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? क्योंकि ये तो निकालनी है। तो अब यहाँ से हम लोग PM को सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, L E को अंदर मल्टीप्लाई करो, ER cos थीटा प्लस EPM। इस ER cos थीटा को इधर लाओ तो माइनस का हो गया, और ये E जो है
मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये वैल्यू किसकी आ गई, पी एम की, यानी जो वैल्यू निकालनी थी वो हमें मिल गई। और अब हम इसको पुट कर देते हैं किस में, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो जैसे ही इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ तो देखो इक्वेशन 1 क्या थी, पी एस इक्वल टू ई पी एम। पी एस की वैल्यू बताओ कितनी है, ये P और ये S। पहले इस प्रूफ है कि पी एस की वैल्यू कितनी है, R। कैसे है, क्योंकि ये पॉइंट R कॉमा थीटा है, मतलब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो गई, R। तो ये हो गया R इक्वल टू E। पी एम की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 1/E L माइनस ई आर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो E से E कट गया तो R की वैल्यू कितनी आई, L माइनस ई आर कॉस थीटा। इसको सॉल्व करके थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में ला रहा हूँ मैं। माइनस का ई आर कॉस थीटा इधर लाओ, किसका हो गया, प्लस का ई आर कॉस थीटा। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, R, तो अंदर क्या रहा, 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वस टू L। इस R मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले आओ तो क्या आया, L बाई आर इज इक्वस टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। तो इम्प्लाइज दैट L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। लेफ्ट राइट चेंज किया है और कुछ नहीं। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोनिक। ठीक है, यह अभिष्ट सांकों का समीकरण है। देखो, हो सकता है आपको समझाते टाइम थोड़ा टाइम लगाओ, लास्ट में इसका ब्रीफिंग सेशन देखना। हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसको रफ में बता देता हूँ, यहाँ हटा देता हूँ। ये हो गया इन ब्रीफ। ब्रीफ में देखो, सबसे पहले क्या काम करना है, आपको लाइंस लेनी है, फिर किसकी इक्वेशन निकालनी है, कॉनिक की। तो कॉनिक बनाना है। ठीक, कोनिक के बाद सबसे पहला काम होगा आपको इस पर एक पॉइंट लेना P और एक फिक्स पॉइंट होगा S, क्योंकि ये फिक्स लाइन हो गई, ये फिक्स पॉइंट हो गया। P क्या कहता है कि PS फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और फिक्स लाइन से डिस्टेंस यानी PM, इन दोनों का रेशियो फिक्स रहेगा। इसी तरीके से एक और पॉइंट जो कि क्या होगी हमारी नाभिलंब। ठीक है, नाभि से पास आउट होती हुई लाइन। इस वाले पॉइंट का क्या नाम होता है, L। लेटस रेक्टम है, नाभिलंब जिसको L नाम से शो करते हैं। L पॉइंट पे भी तो यहीं पे है, तो L के लिए भी हम 2 लाइनें ड्रॉप करेंगे। ये LS तो है ही, और इसको M तो नाम दे ही दिया, इसको हमने क्या नाम दिया था, R। तो L पॉइंट के लिए भी डेफिनेशन यही है, क्या कि L की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस LS अपॉन फिक्स लाइन से डिस्टेंस यानी LR, ये कितनी है, E है। इस पूरे के अंदर P पॉइंट हमें पता है कि R कॉमा थीटा है, यानी S से लेके P तक कितना है, R, और ये कितना है, थीटा। तो PS की जगह तो मैं R लिख दूंगा। देखो E, PM नहीं पता, इस PM को पता करने के लिए ये इक्वेशन हेल्प करेगी। ये इक्वेशन कैसे हेल्प करेगी, ये इक्वेशन ऐसे हेल्प करेगी कि अगर आप यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो तो ये 90 डिग्री है, ये R है, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया, R cos थीटा। इसको कोई नाम दे दो, जैसे कि मैंने शायद यहाँ नाम दिया था N, और इसको नाम दे दो आप Z। ठीक, तो अब ये कैसे हेल्प करेगी इक्वेशन, देखो इसमें भी LS आपको पता है, L से लेके S तक ये टोटल L प्लस L 2L होता है, आधा है इसलिए L है। तो LS की वैल्यू तो मेरे को पता है, L है, ELR है। ये LR ही आपको PM निकालने में मदद करेगा। कैसे, LR को सबसे पहले आप लिखोगे SZ, SZ को आप लिखोगे SN प्लस NZ। SN की वैल्यू आपके पास है R cos थीटा, NZ नहीं है तो बढ़िया है, क्योंकि NZ ही किसके इक्वल है, PM के।
जैसे ही इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास पी एम की वैल्यू आएगी और पी एम की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना, आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था इसका ब्रीफिंग सेशन, जिसके अंदर आपको क्या है कि कैसे करना है। समझाते टाइम हमेशा टाइम लगता है, बट जैसे ही आपको की पॉइंट्स जो दिमाग में रखने हैं एग्ज़ाम के टाइमिंग के लिए, वो ये याद रखना है। तो अब ये पूरा प्रूफ किया वो तो अलग बात, बट इससे आगे आपको 2 मार्क्स में डायरेक्ट भी पूछ सकता है। राइट द इक्वेशन ऑफ कॉनिक, शांकव का पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक, शांकव का ध्रुवीय समीकरण लिखो। तो आपका आंसर क्या आएगा, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, वेयर E इज इसेंट्रिसिटी। E क्या है ये जरूर लिखना, E क्या है उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी। स्मॉल l क्या है अर्धनाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। R कॉमा थीटा इज जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, R कॉमा थीटा शांकव पर स्थित बिंदु है, कोनिक पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए इससे आगे का टॉपिक है, हमने कोनिक की इक्वेशन निकाल ली, अब डायरेक्ट्रिक्स नियता की समीकरण निकालनी है। मैंने अभी एक डायग्राम बनाया, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ली, फिक्स लाइन से डिस्टेंस ली। ये फिक्स पॉइंट क्या कहलाता है अपनी लैंग्वेज में, फोकस, नाभि। और ये फिक्स लाइन क्या कहलाती है, नियता, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। सही बात। तो हमारा अगला टॉपिक है इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालना, बड़ी इजी है। तो हम लोगों को करना क्या होगा इस बार, डायरेक्ट जो ये मैंने पॉइंट पी जो लिया ना, वो कोनिक की इक्वेशन निकालते टाइम कोनिक पे लिया, इस बार डायरेक्ट्रिक्स की निकालनी है। तो इस बार मैं जनरल पॉइंट कहाँ ले लूँगा बच्चों, जनरल पॉइंट ले लूँगा मैं डायरेक्ट्रिक्स पे, नियता पे। शांकव L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा की नियता डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करो, और उसका भी पोलर इक्वेशन, ना कि जनरल। तो हम लोग करते हैं इसकी इक्वेशन फाइंड। इसके लिए सबसे पहले अगेन मैं क्या करता हूँ, एक डायग्राम बना लेता हूँ। ये पॉइंट फिक्स S। अब बताओ, ये फिक्स लाइन है और इसी की इक्वेशन निकालनी है। ये हमारी क्या है, नियता, डायरेक्ट्रिक्स। लास्ट टाइम इसकी इक्वेशन निकालनी थी तो P पॉइंट यहाँ लिया, इस बार इसकी इक्वेशन निकालनी है तो पॉइंट कहाँ लूँगा, यहाँ PR कॉमा थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ये PR कॉमा थीटा है तो मैं इसको इससे मिलाता हूँ। ठीक, अब ये R कॉमा थीटा है, इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ, कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये R है और ये एंगल कितना है, थीटा है। अब ये ट्राइंगल देखना ज़रा, इसको मैं Z नाम दे रहा हूँ पीछे की तरह ही। अगर ये R है, ये ट्राइंगल देखना, ये R है, ये थीटा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, R cos थीटा होगा कि नहीं होगा। ये होता है R sin थीटा। मैं इसी को निकालने का इच्छुक हूँ, क्यों बताऊँगा अभी। ओके, अब अगेन इसको भी प्रूफ करने के लिए यहाँ पर किसी की सहायता तो लेनी पड़ेगी। सहायता किसकी लें, किसकी लेनी पड़ेगी, लेटस रेक्टम की। ये S है, ये L है, तो L पॉइंट कहाँ है, इसी पे है। तो यहाँ से भी तो देखो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स लाइन से डिस्टेंस, इसको मैं क्या नाम दूँ, अगेन R ही देता हूँ। देखो सबसे पहला काम कि ये जो L पॉइंट है वो किस पर लाई करता है, सिंस L लाइज ऑन कोनिक। इस बार कोनिक पर सिर्फ L पॉइंट ही है, यहाँ कोई P पॉइंट नहीं है, तो हमें डायरेक्ट L पर ही कोनिक की डेफिनेशन लगानी पड़ेगी। चूँकि L शांकव पर स्थित है, कोनिक पर स्थित है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कोनिक, अतः शांकव की
परिभाषा अनुसार। शांकाओं की परिभाषा क्या कहती है, डेफिनेशन, कि शांकाओं पर जो पॉइंट होता है कोनिक पर, उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स लाइन से डिस्टेंस, यानी LS/LR का रेशियो सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पर LS मेरे को पता है, बताओ भाई क्या है, ये टोटल नाभिलंब है, लेटस रेक्टम है, ये सेम ही है, आधा नाभिलंब यानी L। टोटल की लेंथ कितनी होती है, LL', टोटल की लेंथ होती है 2L, फिक्स है। परवलय के केस में 2L किसके इक्वल होता है, 4A के, और इलिप्स और हाइपरबोला के केस में होता है 2B²/A। तो अर्ध नाभिलंब की कितनी हुई, L। तो LS तो पता है कितना है, LA। LR को इधर भेजो, ELR। अब मेरे को बताओ LR की वैल्यू किसके इक्वल है, ये देखो ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, LR किसके इक्वल है, SZ के, और SZ की वैल्यू हमारे पास है, क्या है, R cos थीटा है। इसकी पूरी वैल्यू कितनी है, R cos थीटा, यानी ये R cos थीटा, तो ये भी R cos थीटा, डायरेक्टली भी कह सकते हो। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो L/R = E cos थीटा, किसको उधर ले आया, R को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे implies that L/R = 1 + E cos थीटा, which is required equation of डायरेक्ट्रिक्स, जो कि नियता का अभिष्ट समीकरण है। किसका, नियता का। तो हम लोगों ने देखो सरल रेखा का पोलर इक्वेशन निकाला, हमने कोनिक का पोलर इक्वेशन निकाला, और यहाँ पर हम लोग निकाले हैं डायरेक्ट्रिक्स का पोलर इक्वेशन, नियता का समीकरण। क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है, ठीक। चलिए, ये एक टाइप का क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, और एज ए थ्योरम भी इसको बुक में प्रूफ कर रखा है, और कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जो भी क्वेश्चंस ले रहा हूँ ना, सारे यूनिवर्सिटीज़ में आए हुए, और साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट मेरी दृष्टि से हैं वो भी। फिर भी आपको लगे कोई क्वेश्चंस पेंडिंग है तो आप बता सकते हैं, उन क्वेश्चंस को ऐड कर दिया जाएगा, ये ज़रूर आप ध्यान रखें। नहीं समझ में आ रहा हो तो, क्वेश्चंस तो खूब सारे, बट ऐसा कोई क्वेश्चन जैसे आपको लगा कि नहीं ये एग्ज़ाम में आ सकता है, या पीछे पूछ रखा है, हमने इस सेशन में कवर नहीं किए हैं, तो आप उसको जस्ट भेजें व्हाट्सएप के थ्रू। आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो है वो उसी के अंदर कुछ दिनों में ऐड करके बता दिया जाएगा समझने पर। फोकल कॉर्ड, नाभिय जीवा, नाम से ही फिक्स है। फोकल कॉर्ड, कोड आपको पता ही है, जैसे वृत्त की कोड क्या होती है, जीवा, वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, दो पॉइंट्स जो कि लाई करते हैं सर्कल पर, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन को क्या कहते हैं, कोड। तो यहाँ पर फोकल कोड है। फोकल कोड मतलब फोकस से पास आउट होती हुई कोड, नाभि से पास आउट होती हुई जीवा, वो नाभीय जीवा होगी। तो इस पर बेस्ड है। तो पहले मैं फोकल कोड के बारे में आपको डिफाइन कर देता हूँ कि ये फोकस है जैसे, तो फोकल कोड क्या होगी, फोकस से पास आउट होती हुई और कोनिक पर दोनों पॉइंट हो, ये फोकल कॉर्ड होगी। अगर मैं इसको P नाम दे दूं, इसको P' नाम दे दूं, तो ये जो PP' है ये फोकल कॉर्ड है, नाभीय जीवा। तो पहला कंसेप्ट तो आपके क्लियर हुआ ना कि भाई नाभीय जीवा नाम से टॉपिक है। तो नाभीय जीवा किसको कहते हैं, नाभि से पास आउट होती हुई कॉर्ड, नाभि से पास आउट होती हुई जीवा। किसी शांकाओं में प्रूफ करना है कि नाभीय जीवा के जो खंड है तो उनके व्युत्क्रमों का योग अचर होता है। नाभीय जीवा ये हैं, इसके दो खंड है SP और SP'। इंग्लिश में कहूँ, इन एनी कॉनिक प्रूव दैट सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट्स, दो सेगमेंट्स हैं, प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूव्ड
इसके दो सेगमेंट्स है और उनका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम यानी 1/SP प्लस 1/SP डैश, इन दोनों का जो सम है, योग जो है, प्रूव दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एनी फोकल कॉर्ड्स इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब r और थीटा पर डिपेंड नहीं करता है, यानी जो भी आएगा वो विदाउट r थीटा आएगा, तो हम लोग कह देंगे कि ये कांस्टेंट है। अब ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस P पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, यानी इसका जो एंगल है वो कितना है, थीटा। भाई ये डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, तो इसका r तो SP ही है, जबकि इसका एंगल कितना है, थीटा। ये थीटा है, तो अब बताओ इसका कितना होगा, P डैश का। भाई ये डिस्टेंस तो SP डैश ही है, नहीं पता हमें, क्योंकि प्रूफ भी SP डैश में ही करना है। यानी इसका r क्या है, P डैश के लिए r क्या है, SP डैश। थीटा कितना है, ये थीटा और ये ऐड और हो गया कितना, पाई। तो इसका जो वेक्टर एंगल है सदिश कोण, वो है पाई प्लस थीटा। हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। सबसे पहला काम, लेट इक्वेशन ऑफ कोनिक इज, अब ये याद रखनी है आपको, L/R इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये इक्वेशन 1 हो गई। पहला काम, सिंस P पॉइंट एंड P डैश पॉइंट लाइज ऑन कॉनिक, ये क्या लिखता हूँ, माना कि शांकव का समीकरण ये है, चूँकि P तथा P डैश बिंदु शांकव पर स्थित है, देयरफॉर फॉर पॉइंट P, देखो दो अलग अलग चीज़ों के लिए लिखता हूँ, और फॉर पॉइंट P डैश। सबसे पहला काम, P पॉइंट शांकव पर स्थित है, P पॉइंट कोनिक पर है, तो कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जो भी पॉइंट जहां होता है हमेशा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे मैं कहूँ y इक्वल टू x, ये कोई लाइन है, इस पर आपको मालूम है 1,1 पॉइंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करता है। 2,2 भी इस पॉइंट पर है, 3,3 भी इस पॉइंट पर है। तो ऐसे पॉइंट्स जो किसी पर हो, इसका मतलब वो उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो ये P पॉइंट कोनिक पर है, तो कोनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये बार बार आएगी थ्रू आउट BSc फाइनल ईयर तक, तो याद रखना है, जो पॉइंट जहाँ हो हमेशा उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये अपना r, ये अपना थीटा। तो P पॉइंट के लिए r की जगह क्या लिखूँ मैं, SP 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो थीटा ही है P पॉइंट के लिए, तो यहाँ मैं थीटा की जगह थीटा ही लिख रहा हूँ। हमें वैल्यू किसकी चाहिए प्रूफ करने के लिए, 1/SP चाहिए। तो क्यों ना मैं 1/SP की वैल्यू यहाँ आगे निकाल लूँ, तो 1/L 1 प्लस ई कॉस थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। नाउ फॉर पॉइंट P डैश, यहाँ ऊपर लिख रखा है P डैश पॉइंट भी कोनिक पर है, तो ये भी इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब r की जगह क्या लिख दूँ, SP डैश, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, पाई प्लस थीटा। तो r की जगह मैंने SP डैश लिख दिया, 1 प्लस ई कॉस पाई प्लस थीटा। किसी को याद है कॉस 180 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रांट। ये तीसरे क्वाड्रांट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। पाई है यानी 180 है, तो कॉस साइन में चेंज नहीं होगा। 90 और 270 के केस में होता है। याद तो है, भूल तो नहीं गए, ठीक है। तो ये आपके माइनस कॉस थीटा हुआ। तो मेरे को ये बताओ पहले 1/SP डैश की वैल्यू कितनी आएगी, L तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, 1 माइनस ई कॉस थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देता हूँ। जो प्रूफ करना है उसके लिए हमें इन दोनों को ऐड करना होगा। तो ऐड 2 and 3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, तो 1/SP प्लस 1/SP डैश इक्वल्स टू 1/L 1 प्लस ई कॉस थीटा प्लस 1/L 1 माइनस ई कॉस थीटा। राइट हैंड साइड को भी दोनों को ऐड कर दिया। नाउ 1/L क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 1 + 1 कितना हो गया,
2, या फिर कर लिख के दे देता हूँ ई कॉस थीटा प्लस 1 माइनस ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा चले गए, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, यानी आया 2/L। तो 1/SP प्लस 1/SP डैश की वैल्यू मिली हमें 2/L। ये क्या है, कांस्टेंट है, अचर है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये हमारे 2D का आज का फर्स्ट सेशन था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ी बहुत क्लियरेंस हो तो आप वीडियो को ज़रूर एक बार वापस से देखें, ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी डाउट ना रहे। ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि किसी भी बुक को समझने के लिए क्या है, उसका बेस हमेशा अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो बेस को आप एक से दूसरी बार भी ना आए तो तीसरी बार देखोगे, अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो आगे से आगे क्लियर होता जाएगा। मैथ्स का सिद्धांत ही यही है, जो भी हो अच्छे से पढ़ो और एक क्लियर होने के बाद दूसरा देखो, ताकि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आगे वाले में टाइम भी कम लगेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।